So let's start with the second lecture, page 132 of gravitation. ओके तो कैसे चल रहा है ये अभी देखते हैं. तो ये लास्ट कहाँ पे एंड हुआ था कि अगर मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा, द स्टोन विल नॉट मूव इन सर्कुलर मोशन बट इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विच इज अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ क्या है वो हमने देखा था. टेंजेंट टू द सर्कल क्या है? अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स अ सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल. क्या है टेंजेंट? टेंजेंट क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल. क्या है टेंजेंट टू द सर्कल? अ स्ट्रेट लाइन which touches the circle at one and only one point. ओके उसको कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल. और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, in the absence of centripetal force the body stops performing uniform circular motion and the body moves along a straight line which is tangent to the circle. लेकिन कोई भी अनाप शनाप टेंजेंट नहीं होगा. ये टेंजेंट उस पॉइंट पे होगा जहां पे उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बंद हो गया. ओके और हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये कॉन्सेप्ट है. अभी ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको समझना बहुत जरूरी है. सेंट्रीपिटल फोर्स एक कॉन्सेप्ट है, उसका प्रोवाइडर अलग अलग होता है. जो प्रोवाइडर होता है वो एक्चुअली एक फिजिकल फोर्स होता है. अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है मेरा? स्टोन टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, स्टोन टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब घुमाना, इन अ सर्कल. तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग. वैसे ही सर्कुलर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके सो नाउ
The motion of moon around the earth is due to centripetal force. The centripetal force is provided by force of attraction of earth. और ये जो force of attraction of earth है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अभी इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ये वर्ड को समझना जरूरी है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है it acts between any and every two bodies. कोई दो बॉडी ले लो, पेन एंड इरेजर, मून, मून हो गया मून एंड सम स्टार, ओके, या कॉमेट. कोई भी दो बॉडीज लो जिनका मास है, हैविंग मास, तो उनके बीच में क्या अप्लाई होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ऐसा मतलब इसका ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो केवल अर्थ और मून के बीच में एक्ट होगा, मून और अर्थ और सन के बीच में एक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये हर दो बॉडीज के बीच में एक्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल फोर्स. क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल फोर्स. ठीक है, फाइन. इफ देयर वेर नो सच फोर्स द मोशन वुड परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन. क्यों? हमने देखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है सर्कुलर मोशन. मतलब खाना खाने बैठे तो खाना थाली में खाएंगे, ऐसे नहीं जमीन पे सब्जी रख दी, जमीन पे रोटी रख दी, हाथ में दाल ले ली, तो ये कंसिडर्ड है कि खाना खाएंगे थाली में खाएंगे. फंक्शन होगा तो केले के पत्ते में खाएंगे, लेकिन जमीन पे खाना नहीं खाते हम. तो इसका मतलब जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं तो सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं. जब मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आना ही चाहिए, क्योंकि मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से. तो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से. ओके. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, और जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा तो मूव करेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? यस. अभी हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एप्पल और अर्थ के बीच में भी है और अर्थ और एप्पल के बीच में भी है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, also between एप्पल एंड अर्थ. लेकिन फोर्स का जो हमने फॉर्मूला देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला गलत था. ये कौन सा चाहिए? नेट फोर्स. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. क्यों? बिकॉज ए इज इक्वल टू एफ बाय एम. तो मास अगर मेरा कुछ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा.
और अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो अभी इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि अर्थ एप्पल पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ exerts gravitational force on the apple। ठीक है, तो एप्पल का जो मास है वो मास काफी कम है। एप्पल का मास कम है, इसकी वजह से एप्पल का एक्सेलरेशन ज्यादा है। सिंस मास ऑफ एप्पल is less very much as compared to that of earth, hence apple experiences एक्सीलरेशन। और जब एक्सीलरेशन होता है तो क्या होता है, मोशन। लेकिन इसका उल्टा क्या है, एप्पल ऑल्सो एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बट मास ऑफ अर्थ इज वेरी मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एप्पल, हेंस अर्थ डज नॉट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, हेंस अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल। लिख लेते हैं उसको भी। एप्पल also exerts gravitational force on the earth since mass of earth is very much high, larger as compared to that of apple, hence earth is unable to move, unable to experience acceleration। क्यों? बॉडी जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा वो उसके मास का इनवर्स प्रोपोर्शन है। ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन, कम मास ज्यादा एक्सेलरेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ, डज अट्रैक्ट द अर्थ। क्यों? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। बट according to the second law of motion, for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of the object। acceleration inversely proportional to mass of the object। mass of apple is negligibly small, negligible मतलब एकदम छोटा, negligible मतलब एकदम छोटा, compared to that of earth, so we do not see the earth moving towards the apple। okay, similarly earth does not move towards the moon क्योंकि mass of earth is much greater as compared to mass of moon। In our solar system, all the planets go around the sun। By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets। इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों? ये कोई भी दो बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी दो बॉडीज लो उसके लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है। From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other। कोई भी दो ऑब्जेक्ट लो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। And this force of attraction between objects is called the gravitational force। What is gravitational force? क्या है gravitational force?
It is the force with which any two objects of the universe attract each other. ये है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो इसका एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स का. बहुत जबरदस्त लॉजिक है ये, समझ लो. देखो, मून experiences gravitational force due to earth. Moon revolves around the earth in a circular orbit centripetal force excuse me, ये सेंट्रीपिटल का स्पेलिंग थोड़ा खराब हो गया. सेंट्रीपिटल फोर्स is the basic requirement for circular motion. Therefore, we say that gravitational force of earth on moon is the provider of the centripetal force for circular motion of the moon around the earth. तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स है तो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स है. लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is along the line joining the center of moon to center of earth and directed towards earth. ये कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट. अभी देखो, सपोज ये मेरा मून है, मून ऐसे मूव कर रहा है मेरा. ये कौन है? मून. तो मेरा अर्थ बीच में बैठा है. नीला ड्रॉ करता हूं क्योंकि अर्थ पे 70% वाटर है. तो मून के सेंटर को अर्थ के सेंटर को ज्वाइन करेंगे और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा. ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो लेट्स लुक एट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सपोज दो बॉडी है जिनका मास है m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, inversely proportional to the square of the distance between them. What is d? D is distance between m1 and m2. लेकिन ये सेंटेंस गलत है. क्यों गलत है? d is not distance between m1 and m2. d is distance between centers ऑफ m1 एंड m2. और ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स of the two masses, in this case objects. ओके तो ये जो दो ब्लू में लिखे हुए प्रोपोर्शनल वाले इक्वेशन हैं, इनको कंबाइन अगर करेंगे तो कहूंगा मैं f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और f is equal to g m1 m2 upon d square, where what is g? Universal gravitational constant. What is g? Universal gravitational constant. Okay, फाइन. और ये जो छोटे छोटे एरोज दिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि A की वजह से फोर्स ऑन B ड्यू टू A का ये डायरेक्शन है. क्या ये? फोर्स ऑन B ड्यू टू A. और दूसरा वाला छोटा एरो किस डायरेक्शन में है? B की डायरेक्शन में है. तो इट इज दिस इज FAB, मतलब force on A due to B. Let two objects of masses m and m, इन्होंने कैपिटल M छोटा m लिया है, लेकिन आइडियली m1 m2 लेंगे तो बहुत ही ईजी होता है. Let two objects of masses two objects A and B, ऑब्जेक्ट और मास. ऑब्जेक्ट A मास m1, ऑब्जेक्ट B mass m2, and what is d? Distance between the objects. ओके और कैपिटल F क्या है? फोर्स ऑफ attraction between the two objects. So according to universal law of gravitation, F is proportional to m1 m2. Okay, the force between two objects is directly proportional to product of the masses, and the force between the two masses is inversely proportional to square of the distance between them. तो ये दो इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर जो हमने देखा है. सो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये जब निकाल के इक्वल टू का साइन देते हैं हम, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने को?
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए व्हाट इज जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो इसने कुछ अजीब सा इक्वेशन दिया है, हम लोग ये बिल्कुल याद नहीं करेंगे। क्यों याद नहीं करेंगे हम? इसका रीजन ये है कि अगर हम बहुत सारे इक्वेशन याद करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम एक बेसिक इक्वेशन लेके उस इक्वेशन को हर जगह अप्लाई करके रिक्वायर्ड को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ढूंढना है यूनिट्स ऑफ जी, क्या ढूंढना है मुझे? फाइंड यूनिट्स ऑफ जी। तो जी को रखते हैं एक बाजू में। जी क्या है? एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डी स्क्वायर का यूनिट है मीटर स्क्वायर, m1 m2 मास का यूनिट kg स्क्वायर। तो जी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ओके, तो दैट टेक्स केयर ऑफ पेज 132। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो से काफी छोटा बड़ा बना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो छोटा वीडियो बना, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन और दूसरा हम देखते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब क्या? इफ या व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है? सपोज टू क्वांटिटीज है मेरे ए और बी, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। कैसे पढ़ते हैं इसको? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब ए बढ़ेगा बी बढ़ेगा, जब ए घटेगा बी घटेगा। तो इनवर्स प्रपोर्शन का इसका टोटली उल्टा रहता है। व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, तो उसको कैसे लिखते हैं? ए या दूसरा लेते हैं हम पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। कैसे पढ़ते हैं? P is inversely proportional to Q। इसका मतलब क्या है? अगर P बढ़ेगा तो Q घटेगा, अगर P घटेगा तो Q बढ़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं हम। सपोज पेन और कॉस्ट, 5 पेन का कॉस्ट है सपोज 20 रुपए। तो अगर हम 10 पेन लेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, पेन बढ़ गए कॉस्ट बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? पेन और उसका कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 5 किलो या फिर मेरे पास अगर 500 रुपये है, ओके, तो अगर मेरे पास 500 रुपये है और उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 पर्सन में, ठीक है,
तो एक पर्सन को कितना मिलेगा? 500/4. ओके, शेयर ऑफ ईच पर्सन इज 125 रुपीज. लेकिन अगर मेरे पर्सन बढ़ गए, पर्सन बन गए 8, तो ऑब्वियसली शेयर ऑफ, जब पर्सन बढ़ गए तो शेयर तो घटेगा, हर बंदे को कम पैसे मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या? पर्सन एंड शेयर ऑफ मनी फॉर ईच पर्सन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ द मनी इज कांस्टेंट. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है मेरा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है मेरा, वो क्या है? F is proportional to m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि अगर m1 या m2 बढ़ेंगे तो F बढ़ेगा. मतलब फोर्स और मास ऑफ द बॉडीज ये कौन से प्रोपोर्शन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. लेकिन अगर मेरा d बढ़ेगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज बढ़ेगा, तो फोर्स कम होगा. मतलब फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीट. इस पेज के सारे वर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कंप्लीट. ठीक है, इसके बाद देखेंगे पेज नंबर 133.